10 बजने वाला। हरिओम साथियों, टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं हूं पंकज। आपके सामने उपस्थित हो गया हूं आज की कक्षा को लेकर के, और हमारे साथी जुड़ चुके हैं। और जो भी छात्र जुड़ चुके हैं, हमें आप बताएं हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो हिंदी के बाद क्रमशः ये कक्षाएं हमारी नियमित चल रही हैं और नियमित चलेंगी। आपके सामने हम लेकर के आ गए हैं आज संस्कृत का वही, जहां तक हम लोगों ने कल किया था, और वो उस सवाल को लेकर के उसी के बाद के सवालों की चर्चा हम करेंगे आपके सामने। हमसे जुड़ चुके हैं छात्र, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अपनी कक्षा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हमारा समय हो चुका है, एकदम एग्जैक्ट हम 10 बजे आ चुके हैं, और 10 बजे हमारी कक्षा चल चुकी है। अब आप हाँ साथियों, संस्कृत विषय से जुड़ने वाले छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो है, इसके पहले आपको सुजीत सर ने बताया है जो भी चीजें बताई हैं। अब आपको संस्कृत विषय के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमें जुड़ें, हमसे जुड़ करके, और आप हमें ये बताएं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस सवाल के साथ, उन्हीं सवालों के साथ जहां तक हम लोगों ने कल छोड़ी थी। और मित्रों, खास बात यह है कि पात्रता परीक्षा आप सबको पास करनी है, और उसमें हमारी संस्था यानी टीचर्स अकादमी आपके साथ है। आपकी उस सफलता तक है जहां तक आपने अपने सपने को सजो के रखा हुआ है, और उस सपनों को पूर्ण करने का पूरा प्रयास हमारी संस्था आपके लिए कर रही है। साथियों, आइए हम लोग अपने इस सेशन को बढ़ाते आगे हैं, और बढ़ाने के बाद देखते हैं आगे क्या है। भाई, ये हमारा आज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, दूसरा है, और ये नया बैच ये यूपी टेट 26 का है। 1 से लेके 5 और 6 से लेके 8 तक के जो नया बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, जिनमें आपको हिंदी पढ़ाने वाले सुजीत सर हैं, संस्कृत के लिए हम हैं पंकज हैं, और आपको सीडीपी वाले सर हैं, साइंस वाले सर हैं, मैथ वाले सर, आपको सारी जानकारी आपको देंगे। मित्रों, ये हमारी कक्षा चल चुकी है। दूसरी बात, आज हम लोग अपने सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और वो सवाल हमारे क्या हैं, वो सवाल हमारे कैसे हैं, हम लोगों ने कहाँ तक कल सवाल किए थे, वो सारे सवालों की चर्चा हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। मित्रों, कल हम लोगों ने यहाँ तक अपनी कक्षा को की थी, इन सवालों तक हम लोगों ने कल चर्चा की है। इस सवाल के बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि आगे हमें और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है साथियों। तो आइए देखते हैं हम लोग आज की जो सवाल है, और सवालों का जवाब आपको देना है। आपको मित्रों बताने का मेरा प्रयास ये है कि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है हमारे सामने। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे इन बातों को आने का ये अभिप्राय ये है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं, और खास बात यह है केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कहीं पे भी जाएंगे आप, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसने बिल्कुल ये कह दिया है कि अब बिना टेट के आप परीक्षा में किसी भी सम्मिलित नहीं हो सकते, और शिक्षक भी आप नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि संस्कृत विषय अब आपके लिए एक दूसरे भाषा के रूप में है, और दूसरे भाषा में भी 30 सवाल, 150 सवालों में 30 सवाल की भूमिका हमारे साथ है, और आपके साथ हम मिलकर के साथियों आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है? रमा शब्द हम लोगों ने पूछा था कल। हाँ, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि रमा शब्द की सिद्धि हम लोगों ने की थी। हाँ, रमा शब्द का जो सवाल था, यहां तक हम लोगों ने अपनी बात ला करके रोक रखी थी। तो आइए भाई, अब होली का समय है, थोड़ा रंग बिरंगा चलेगा, तो आप लोग तैयार रहिए रंग बिरंगा चलाने के लिए। मित्रों, होली बहुत नजदीक आ चुकी है, सारे लोग देखिए और जुड़िए। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो रमा, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमा भ्याम रमा भी, ऐसे हमारा रूप चलता है। मित्रों, मैंने आपसे कल बताया था कि किन किन रूपों को आपको याद करना है। पहला रूप आपका है रमा का, मैंने आपसे बताया था, रमा बताया था, राम बताया था, ठीक है, पिता माता, ठीक है, पिता माता, नदी, हरि। मैं रोज रोज इसीलिए मित्रों लिखता हूं कि आपको रोज एक बार ध्यान हो जाए कि इन इन रूपों को हमें याद करना है। आपसे सवाल यही से बनता है, इतने कठिन सवाल नहीं बनते दोस्तों। 2011 में आपने देखा होगा, बड़े सवाल, बिल्कुल हलवा हलवा तरह के सवाल थे। जो 2011 में टेट पास कर गए उनका भी भला, जो 2018 में पास कर गए उनका भी भला, जो 2021 में आए उनका तो बड़ा कठिन हो गया था। सवालों की प्रकृति उसने क्या कर दिया, थोड़ा कठिन कर दिया था।
उसको किस तरह से हम लोग हल्के मिजाज में लेके आएंगे आपको हम बताएंगे। आप जुड़िए हमसे और देखिए सवाल क्या है। सवाल था, इन रूपों को आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको यही बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों, रमा, राम, पिता, माता, नदी, हरि, फल, ठीक है, और वारी, वारी माने जल, ठीक है, वारी का हो गया, फल का हो गया, विद्वान का तो नहीं है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इस तरह के रूपों पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब अच्छा, इन रूपों में खास बात क्या है, सारा चीज आपको नहीं रटना है, राम राम रामा रामम रामो रामान रामीण रामाभ्याम रामई, नहीं, आपको हम बताएंगे कहां से रूप आएगा, कहां से रूप आएगा, सारी बात हम आपको बताएंगे। इन सबको आप एक बार, खास बात यह है कि एक आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए दोस्तों। और मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि आपको शिक्षक बनाने का उद्देश्य हमारा है, हमारी संस्था आपके लिए तत्पर है कि आप शिक्षक बने, और निश्चित तौर पे आप शिक्षक बनेंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। आइए, रमा शब्द चलता है, रूप चलता है रमा रमे रमा, रमा रमे रमाह, रमा रमे रमाह, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन माने दो वचन जहां दो लोग हों, और बहुवचन, ठीक है, प्रथमा, यहां द्वितीया, तृतीया। आपको मैं रूप लिख के दिखाता हूं कैसे लिखा जाएगा। रमा रमे रमा, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमाम, ठीक है, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि। अच्छा, ये द्वितीया हो जाएगा, जगह कम हो गई। हाँ, ये प्रथमा हो गया भाई, ये द्वितीया हो गया, तृतीया का रूप यहां लिखता हूं मैं, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, ठीक है, ये हो गया तृतीया का रूप, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमया रमाभ्याम रमाभि, ठीक है। इस तरह से मित्रों आपको रूप मिलेगा। तो आपको खास बात क्या है, वैसे ही रमा का रूप आपको याद करना है, राम का, पिता का, माता का, नदी का, हरि का, फल का, वारी का। आपको बताएंगे समय रहते कि महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है। तो मित्रों यहाँ पे तो चतुर्थी पे बनता है रमायई, रमाय रमा, तो रमायई रूप यहाँ पे बनता है मित्रों। जो भी ए विकल्प का चयन कल किए थे वो बिल्कुल सही था। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायई। चतुर्थी में क्या बनेगा, रमायई रमाभ्याम रमाभ्य, रमायई रमाभ्याम। अब यही सेम है, इसमें दो बार नहीं लिखना है। अब इसको अगर मैं इस तरह से कर रहा हूं तो मतलब सेम वही है, रमाई रमाभ्याम रमाभ्य, यहाँ भी है, यहाँ भ्य रहेगा, रमाभ्य। अब आपको देखिए यही बताऊंगा, ठीक है। जब आप रूप चलाएंगे तो तृतीया चतुर्थी में के जो द्विवचन है रूप यहां बन रहा है, इसके सीधे वाले ये देखिए बराबर रूप बन रहे हैं ना यहाँ पे। अब आपसे पूछे रमा शब्द के चतुर्थी का द्विवचन क्या होगा, वो भी रमाभ्याम होगा। रमा शब्द के तृतीया का द्विवचन क्या होगा, वो भी रमाभ्याम होगा। आपको बताएंगे मित्रों कक्षा में। आप जुड़े भर रहिए, आप हमें कमेंट करिए और लाइक करिए। खास बात है इसको आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए दोस्तों। कहने का मतलब हमारा ये सब्सक्रिप्शन के लिए इसलिए कह रहा हूं, लाइक करने के लिए कह रहा हूं, आगे बढ़ाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपके दोस्तों तक पहुंचे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्पना लेकर के हमारी संस्था चल रही है कि सबका कल्याण हो और सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। मित्रों ये संस्था का उद्देश्य है। तो ये रमाई हमारा बन गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पितृ शब्द आ गया। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा, मैंने भी आपको बताया है। देखिए क्या रूप था, मैंने बताया था पितृ या पिता। पिता को ही संस्कृत में क्या पितृ कहते हैं, पितृ या पिता एक ही बात है, ठीक है। पितृ यहां पूछा है ना, पितृ शब्द का, अरे पिता को ही तो पितृ कहते हैं। पिता को संस्कृत में क्या कहते हैं, पितृ। और माता को क्या कहते हैं, जानते रहिए, मातृ। इसी से बनता है, लोग कहते हैं कि मातृभूमि, ठीक है। मातृ छाया यानी माता की छाया, पितृ छाया यानी पिता की छाया, आपने पढ़ा है। कहने का मित्रों मतलब यही है। पिता शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा दोस्तों। होली आ चुकी है और रंग बिरंगा चलेगा, रंगबाजी चलेगी। ऐसे ही पेन से रंगबाजी करिए, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, पेन से रंगबाजी करिए। कहने का मतलब ये है
मैं आपको बताना चाहता हूं, लाक्षणिक अर्थ देकर के पेन से रंगबाजी करने का मतलब आप लगातार कलमबाजी करिए, कलम चलाइए इस होली में, और आपका 2026 आपके हक में होगा और आपका लक्ष्य पूर्ण करेंगे आप अपने लक्ष्य को, और निश्चित तौर पर सफल होंगे मित्रों। तो पिता शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप आपसे पूछ लिया, अब आप क्या बताएंगे, यही मैं आपसे कमेंट चाहता हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर हमें कमेंट करें कि हाँ हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। दोस्तों अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप हमें जरूर इस बात को बताएं। रूप हमारा क्या बनता है, पिता पितरौ पितरः, क्या बनता है मित्रों, पिता का रूप हमारा क्या बनता है, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणाम, पितर पित्रोः पितृषु। क्या बनता है, पितरि पित्रोः पितृषु, पितरि पितरोः पित्रोः पितृषु। पितरि सप्तमी का रूप बनता है मित्रों, पितरि पित्रोः पितृषु। अब आपको कैसे भाई, ठीक है, पितरि पित्रोः पितृषु, ये मित्रों आपको आपका रूप बनता है, ठीक है, पितृषु बनता है यहां पे। हाँ आपका रूप क्या बनेगा, पितृषु, ये आपके रूप बन रहे हैं। पितरि ये बन गया, सप्तमी का रूप है भाई, ये किसका है, सप्तमी का, एक वचन द्विवचन, ठीक है, द्विवचन एक वचन द्विवचन, और ये बहुवचन, बहुवचन है। ये आपसे पूछा क्या है, सप्तमी विभक्ति है, ये है, सा माने सप्तमी और विभक्ति माने द्वि, यानी सप्तमी विभक्ति का रूप है ये। तो क्या पूछा है, पितृ शब्द का सप्तमी का एक वचन, ये सप्तमी हो गया और उसका एक वचन के नीचे एक वचन, तो पितरी है। पितरी इसमें कौन मिल रहा है आपको, पिते पित्रे पितरी पित्र्याम। तो आप जो भी सी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित सवाल है मित्रों। ये सवाल आपका आया हुआ सवाल है, ये जो मैं सवाल की चर्चा कर रहा हूं ये सवाल आपका आया हुआ है, और इस सवाल की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं, ये सवाल आपके सामने आया हुआ है और परीक्षा में आया हुआ सवाल आपसे पूछा जा रहा है मित्रों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इक प्रत्याहार आपसे पूछ लेगा, प्रत्याहार जैसे पूछा वैसे पूछ लेगा आपसे। मान लीजिए अगर थोड़ा सा हल्का सवाल पूछेगा तो पूछेगा प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, क्या पूछेगा आपसे, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। अब भाई प्रत्याहार अगर आपसे पूछ लिया तो प्रत्याहार आप बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। संस्कृत में खास बात, संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहार कितने हैं, ठीक है, कितने हैं भाई, प्रत्याहार कितने होते हैं, प्रत्याहार कितने हैं, 42 प्रत्याहार कितने मित्रों हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछ लिया कि प्रत्याहारों की संख्या बताइए, प्रत्याहार कितने होते हैं या कितने हैं, तो संस्कृत में कितने प्रत्याहार होते हैं मित्रों, 42, 42, न एक कम न एक ज्यादा। क्लियर, याद एकदम आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे हल्के दर्जे का सवाल पूछा तो यही पूछेगा प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ये हम आपको बताएंगे आने वाले समय में, जो हमारी जो कक्षा है चल रही है। अभी आपको हम जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं सवालों का मैं हल आपको बता रहा हूं, और हल बताते समय ये बताने का प्रयास कर रहा हूं इससे और बनने वाले सवाल कौन से हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सरल सवाल आपसे क्या बना जा सकता है, ये सवाल बनने की पूरी उम्मीद आपके सामने रहेगी, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये बनता है, प्रत्याहार कितने हैं, तो ये प्रत्याहारों की संख्या कितनी मित्रों है, 42, 42, 42, 42, पक्का ध्यान रखिएगा, यही आपके टेट में आने की संभावना पर्याप्त मात्रा में है। प्रत्याहारों की संख्या पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्याहारों की संख्या पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा कितना दोस्तों, अगर प्रत्याहारों की संख्या पूछेगा तो आप जवाब देंगे कितना, 42, 42, ध्यान रखिएगा। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, आपसे अगर पूछ लिया एक हल्का सवाल, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे भाई। ये मत सोचिए बहुत हल्का सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये बिल्कुल पूछे जाने वाले सवाल है। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्र कितने हैं, ये पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप, माहेश्वर सूत्र कितने हैं भाई, ये बता दीजिए, ठीक है। आपसे पूछ लिया कितने, आप बताइए कितने हैं माहेश्वर सूत्र भाई, ये बता दीजिए। तो कितने होंगे मित्रों, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, वो है 14, 14 माहेश्वर सूत्र हैं,
कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी दोस्तों है? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। 42 प्रत्याहार हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सारी जानकारियों को रखिएगा। ये सब सवाल आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सब आपके आने वाले प्रश्न हैं, ये सब आने वाले समय में अगर नहीं पूछे गए हैं तो ये कभी पूछे जा सकते हैं कि प्रत्याहार कितने हैं 42, माहेश्वर सूत्र कितने हैं 14। सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा और इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों। पूछ लिया एक प्रत्याहार, अब प्रत्याहार कैसे बनता है? हम लोगों ने पढ़ा था 14 माहेश्वर सूत्र, इन्हीं माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनता है। हम लोगों ने पढ़ा है आ ई ऊड, आ ई ऊड, रील रिक, ठीक है। इक तो कह रहा है अयुण रिलिक ओंगे औचा है अवर टलड़ यम गड़ नम झभय घट दस जब गड दस खप छटत छटतव कपय ससर हल। इतने हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। अब भाई क्या है, आपसे पूछा इक, अब आप उठाइए प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। इन दोनों सूत्रों में जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों में माहेश्वर का मतलब था भगवान शंकर का सूत्र जो उनके डमरू से निकला था, डम 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 बजाए थे नाद से, यही सूत्र निकला था। अयुण रिलिक यौंग यौच हाय अवर टलड़ यम गड़ नम झभय घट दस जब गड दस खप छटत छटतव कपय ससर हल। ये तो आपको कठिन लग रहा होगा, बड़े सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। ये देखिए अयुण रिलिक, ये पहला सूत्र था अयुण, दूसरा सूत्र था रिलिक, तीसरा था अयोंग, चौथा है अयौच। हम इक प्रत्याहार बनाने के लिए दो ही सूत्र पर्याप्त हैं, शुरुआत के पहला और दूसरा। तो भाई ये सूत्र कैसे हम निकालेंगे? हमको निकालना है ई और का। देखिए इसमें ई कहां है और यहां का कहां है। इस सूत्र में ई हमें यहां मिल रही है और का हमें कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। सबसे बड़ी बात मित्रों क्या है कि हमारे सूत्रों में खास बात यह होती है कि जैसे हम लोग गन्ना, गांव में एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जब हम लोग गन्ना चूसते हैं, जो गन्ना चूसते हैं गांव में, जिसको गन्ना उखुर जो भी कहते हो आपके यहाँ, तो उसको हम लोग ऐसे छीलते छीलते जब चूसते, जब लास्ट में आखिरी पोढ़ा उसका बचता है, वो बेकार होता है, या तो सड़ा होता है या तो लाल रंग का होता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। वैसे ही उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं हमारे प्रत्याहार में एक इत संज्ञा होती है, ठीक है, संज्ञा होती है, ठीक है। प्रत्याहार में इत संज्ञा एक होती है, इत संज्ञा, इत संज्ञा, इत संज्ञा, ठीक है। इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है कि गणना नहीं की जाती है, कि गणना नहीं की जाती, यानी इसको काउंट नहीं किया जाता है, कि गणना नहीं की जाती है, कि गणना नहीं होती है। अब भाई इत संज्ञा क्या होगा? ठीक है, ये इत संज्ञा पूछ रहा है, इत क्या होता है। जैसे आपने प्रत्याहार बनाया इक, उक, अक, जो भी प्रत्याहार आप बना रहे हैं, तो जो प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण इत होता है उसको इत कहते हैं। जैसे पहले सूत्र हमारा हो गया, क्या है पहला सूत्र? अयुण। अयुण का इत क्या है? आखिरी वर्ण कौन सा है? ड़ा है। रिलिक एक सूत्र हो गया, दूसरा रिलिक। तो रिलिक का आखिरी वर्ण क्या है? आखिरी अक्षर कौन सा है? आखिरी अक्षर ही क्या कहलाता है? इत कहलाता है, इसकी गणना नहीं होती है। ये सूत्र अयुण है, इसका आखिरी वर्ण क्या है? ड़ा है, बीड़ा वाला, ये भी इत है, यानी इसकी गणना नहीं होगी। अब क्या बचा भाई? अब आपको निकालना इक है, इक। देखिए बिल्कुल गणित की गणना की तरह से है। अब आपको इक प्रत्याहार निकालना है, ई और का। कह रहा है ई और का के बीच में कितने वर्ण हैं, वही वर्ण उठा करके आपको खोजना है भाई। तो कौन कौन सा वर्ण मिल रहा है? ठीक है, ई से आई, आ नहीं गिरेंगे अब आप, क्योंकि जहां इक कह रहा है अक कहता, अगर यहाँ पे आ का होता अक प्रत्याहार, ठीक है, ये भी बनता है। अगर पूछा होता अक प्रत्याहार, ठीक है, तब तो आप यहां से गिनते, आ से 1 2 3, ये तो इस संज्ञा, ये नहीं गिना जाएगा। 1 2 यानी इसमें का 3, इसमें का 2। लेकिन यहां आपसे अक नहीं बल्कि इक पूछा है। क्या पूछा है? इक। इक माने ई से लेकर के का तक, यानी जो कितने वर्ण हैं। लेकिन उस वर्ण में खास बात यह रहेगा, हर एक सूत्र का जो आखिरी वर्ण रहेगा वो इत संज्ञक होगा, और जब इत संज्ञक होगा तो उसको गिना नहीं जाएगा। जैसे हम लोग गन्ना चूसते हैं, आखिरी पोढ़ा जब होता है वो अक्सर खराब निकल जाता है, वैसे हमारे हर एक सूत्र का जो आखिरी वर्ण है वो
इत्संज्ञक होता है उसकी गणना हम नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए और नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह हाँ रिलिक इस तरह रहता है। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाँ रिलरिक कहने का मतलब है रिलरिक होता है, अच्छी बात है वो। हाँ तो रिलरिक हमने लिखा था, वो रिलरिक शब्द होता है। आयुड और रिलरिक हमारे छात्रों ने देखिए, छात्रों ने बिल्कुल बताया कि यहाँ पे रिलिक छूट रहा था, बिल्कुल। तो हम लोग जब गणना करेंगे तो यहां से इसकी गणना नहीं करेंगे, इसकी गणना नहीं करेंगे, तो बचा क्या, इस सूत्र में केवल इक वाला ई बचा, ऊ बचा, तीसरा री बचा, यहां पे क्या बचा री, और यहां पे क्या बचा री, लाभ में री होता है री, बिल्कुल। ये चार वर्ण आपके बचे हैं, ठीक है, ई उ री री, यानी ये जो इक है यानी ई यहां का और का यहां का लेंगे, कहने के लिए तो इक रहेगा, वो का भी कहा जाएगा लेकिन गणना उसकी नहीं की जाएगी। देखिए इक कहा गया है ना, लेकिन यहाँ पे जब ई से लेकर के का तक की गणना हम कर रहे हैं, ई तो गिना जाएगा क्योंकि ये इस सूत्र का आखिरी नहीं है, ये बीच वाला वर्ण है, इसलिए इसकी गणना हम करते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ई उ रील री, यानी ये दो और ये दो, ई उ रील री कहाँ मिल रहा है, ई उ रील री, ई उ रील री, ई उ री का ई उ रील री कहाँ मिला मित्रों, हमें पहले विकल्प में हमें विकल्प मिल रहा है। ई मिला, देखो ई मिल गया, ऊ है ऊ मिल गया, री है री मिल गया, री है री मिल गया, ना तो इसकी गणना की गई ना तो इसकी गणना की गई। हम लोगों ने ई वाला ई यहां से उठाया, इक में ई यहां से उठाया और का यहां तक ले गया, और ये कह दिया इसने कि इसकी गणना नहीं करेंगे और इसकी गणना नहीं करेंगे, भले का लिखा हुआ है। तो मिला हमको ई उ री और री, ठीक है मित्रों। इसी तरह आपको गणना करना होगा। ये कठिन सवाल है इसलिए मैं आपको रुक के बता रहा हूं, ये कठिन सवाल है इसलिए मैं रुक गया इसमें मित्रों। आपको बताऊंगा प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा। अच किसे कहते हैं, अच माने स्वर होता है। जैसे किसी का नाम हो कि वीर विक्रम प्रताप, तो वीर विक्रम प्रताप, तो बी बी पी 60 में हम लोग कर देते हैं। जैसे किसी का नाम हो वीर, हाँ वीर विक्रम प्रताप, यही मान लीजिए एक नाम किसी का हो गया। अब इतना बड़ा नाम कहने से बेहतर है कि हम लोग वी, इसे अंग्रेजी में कहना होगा तो बी बी पी, 3 वर्डों में कह देंगे। तो बी से बी हो गया, बी से वीर हो गया, बी से विक्रम हो गया, पी से प्रताप हो गया, बी पी पी, वीर विक्रम प्रताप, ठीक है। तो इसी तरह से कहने का मतलब हमारे देखिए सचिन कुमार जी कह रहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद सबको। आप जुड़े भर रहिए, देखिए आपको सवालों का जवाब मिलेगा मित्रों, अच्छा जवाब मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके लिए उपयोगी होगा, आप शिक्षक बनने की पात्रता निश्चित तौर पर धारित करेंगे। टीचर्स अकेडमी आपके साथ लगी हुई है, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है मित्रों। आइए, ये सवाल हमारा 17वां हो गया, आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारी कक्षा आपको मिल रही है। आपको विधिवत हम प्रत्याहार का एक कक्षा लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कि सूत्र होता है, 14 सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। हर सूत्र का जो आखिरी वर्ण रहेगा वो इत होता है। इत माने उसकी गणना नहीं होती, उसको काउंट नहीं करते, उसको नहीं गिना जाता है। मित्रों, हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुझे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी करें, ऐसा मेरा मानना है। लोगों तक पहुंचिए और सबका लाभ हो, पात्रता सबको मिले, ये मेरा विश्वास है। ऐसा मुझे लगता है कि सब लोग पात्र हो जाएं, ऐसा हमारी इच्छा है, हम चाहते भी हैं। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली कहने का मतलब है कि पूछ रहा है, अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि छंदानुगत मतलब जो छंद से अनुबद्ध हो, यानी जो छंदबद्ध हो। जैसे कोई कविता लिखी हो तो कोई कविता तो कोई न कोई तो उसमें छंद जरूर रहेगा, कोई न कोई उसमें अलंकार भी होना चाहिए। अलंकार रहे न रहे तब भी हो सकता है, लेकिन छंद जरूर उसमें कोई न कोई रहेगा। मालिनी रहेगा, श्रृंखधरा रहेगा, अनुष्टुप छंद रहेगा, कोई भी छंद तो रहेगा ही, ढेर सारे छंद है तो कोई न कोई छंद उसमें जरूर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, वर्णिक छंद मात्रिक छंद आपने पढ़ा होगा, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, उनमें से कोई न कोई एक छंद जरूर उसमें रहेगा, ठीक है। आइए मित्रों, हाँ अब देखिए इसमें क्या है, छंदानुगत शिक्षण कह रहा है। आपका जो शिक्षण होगा, जो आप टीचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली
होती है किसमें? व्याकरण में है, पद्य में है, गद्य में है, कथा में है। 4 विकल्प आपके सामने दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि अगर आप मान लीजिए आपको छंदानुगत कोई चीज पढ़ाना है जो छंदों से अनुबद्ध हो, भाई गद्य है उसमें छंद कहाँ रहेगा? मान लीजिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई भी आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसमें छंद थोड़ी होता है। संधि में हाँ पोधन, जैसे मान लीजिए संधि आ गया आपका, कोई नए धन अकह नायकह बन जाए, तो उसमें कोई छंद का तो मतलब है नहीं। ना अलग है, आई अलग है, अकह अलग है, नायकह अलग है, तो एक शब्द है उसमें कोई छंदबद्ध नहीं होता है वो, ठीक है। तो गद्य जो है छंदबद्ध नहीं होता है, ठीक है। कथा भी छंदबद्ध तो नहीं होती है, इसमें व्याकरण भी नहीं। आपको जो भी पद्य होता है, जैसे हम लिखते हैं कब, जैसे कोई भी कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, बैठी सगुन मनावती माता, या हम लोग कोई भी छंद पढ़े कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कोई न कोई इसमें तो छंद है ही है। तो छंदोबद्ध कविता हो, पद्य हो, तो पद्य ही छंदबद्ध, जो छंदों से आबद्ध होती है, जो छंदों में लिखित होती है, वही छंदोबद्ध कहलाएगी। जो भी बी विकल्प का चयन करेंगे आपको करना ही चाहिए। गद्य में ऐसा नहीं होता दोस्तों, गद्य जो होता है उसमें छंद नहीं होता है, वो छंदबद्ध नहीं ऐसा माना जाता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि आप व्याकरण किस शैली में पढ़ा जाता है? सूत्र शैली में होता है, ये सूत्र इसमें लिखा रहता है, ठीक है। जैसे इको यणची आ गया, यण संधि पढ़ना है तो इको यणची सूत्र है, सूत्र शैली में है, उसमें छंद नहीं होता। उसको आप कहिए कि इको यणच में कौन छंद है, तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कोई कविता भी मिल जाए आपको, संस्कृत में वाक अर्थाविसंपृक्तो मिल जाए, या फिर मिल जाए कि उधो मन नहीं हाथ हमारे, उधो जैसे कोई भी कविता आप पढ़ रहे हो, कविता मतलब पद्य पोयम कोई पढ़ रहे हो, तो उसमें छंद कोई न कोई होता ही है। कहने का मतलब ये है। आइए, हमारे छात्र जुड़ चुके हैं, हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, हम आगे बढ़े, और अच्छा लगेगा हमें देख करके कि हमारी कक्षा आपको कैसी लग रही है। आप जरूर कमेंट करिएगा, उत्साहवर्धन करिएगा मित्रों, और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। शुद्ध वाक्य पूछ लिया, देखिए आपसे, अब शुद्ध वाक्य आपसे पूछेगा, अब आप अनुवाद करें, ठीक है। अनुवाद करना आपको बेसिक हम सिखाएंगे। विद्वान नहीं बनना आपको दोस्तों, विद्वान बनने की जरूरत यहाँ नहीं, पात्रता सिर्फ आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ आप पात्र बनने आए हैं कि हमें 30 नंबर में 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर मिल जाए, और हम जो 90 नंबर का बाउंड्री है, 82 नंबर का बाउंड्री है, उसको भर हम क्रॉस कर जाए। लेकिन कोशिश में तो ये करना है, हमारी संस्था 80-90 वाली, ये 82-90 वाला नहीं का आंकड़ा यहाँ पे है। सारे छात्र हमारे 100 पार रहेंगे, 120 का आप टारगेट रखिए, तब काम बन पाएगा। ये लगे कि मतलब अधिक से अधिकम फलम, जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, नुकसान थोड़ी करेगा। आइए देखते हैं भाई। पूछ लिया शुद्ध वाक्य क्या है, करेक्ट वाक्य, करेक्ट सेंटेंस। अंग्रेजी वाले अगर हो यहाँ पे बैठे हुए तो आप इतना जरूर जानते होंगे, करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, करेक्ट, कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस इसमें है। अहम गृहम गच्छत, सह गृहम गच्छत, त्वम गृहम गच्छत, और त्वम गृहम गच्छसि। अब देखिए भाई, इसमें सामान्य बात यह है कि आपको पढ़ना इसमें क्या था मित्रों, पढ़ना इसमें आपको यह था कि जैसे है सह तौ ते, सह तौ ते, ठीक है। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। और अहम अवाम वयम, अहम अवाम अहम अवाम वयम, क्या है भाई? अहम अवाम वयम, ये हमारा 3 है। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, ये हमारा हो गया। ये हो गया प्रथम पुरुष, क्या हो गया? प्रथम पुरुष। हाँ, पूरा लिखना पड़ेगा, हमारे शुरुआती छात्र हैं। प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, क्या हो गया? मध्यम पुरुष। ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष, ठीक साथियों, ये हो गया एक वचन, द्विवचन,
द्विवचन जिसको दो वचन आप कहते हैं, लेकिन द्विवचन ही होता है। और बहुवचन यानी दो से ज्यादा क्या कहलाता है संस्कृत भाषा में? बहुवचन। बहुवचन माने बहुवचन नहीं, बहुवचन माने एक दो नहीं बल्कि तीन। जहां दो से ज्यादा हुआ वहां बहुवचन हो जाएगा। हमारे छात्र जुड़े हैं, विमलेश जी हैं, रेणु भारती जी हैं, और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े हुए उत्तर हमको दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप सब हमें उत्तर दिए जा रहे हैं। देखिए साथियों क्या है, अब पूछ रहा है कि गच्छत गच्छता है गच्छन्त, क्या हो गया यहाँ पे? अब मैं दे रहा हूं, इसके लिए क्या लगेगा? गच्छति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो हम थोड़ा और इधर खींच लें, सटा के इनमें। हाँ, ये जो हमारा बन रहा है ना, ये नहीं, ये साथियों बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय आपको बताना चाहता हूं कि आपको धैर्य रखना होगा, हम आपको अच्छी तरह बताएंगे ये बात, ठीक है? देखिए गच्छत, इसके आगे क्या बनेगा? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छत गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छसि गच्छतः, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छामः, गच्छामि गच्छाव, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। ये हमारा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो गया। अब आप कैसे करेंगे, आपको हमने बता दिया। ये जो तीनों हैं यहाँ तीनों बैठेंगे, ये जो तीनों हैं यहाँ तीनों बैठेंगे, ये जो तीनों हैं यहाँ तीनों बैठेंगे, मतलब सह रहेगा तो उसके साथ सह क्या है? ये कर्ता है। सह क्या है? ये सह क्या है? ये कर्ता है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है, कर्ता है, ठीक। यह क्या है? हाँ, क्रिया है। क्या है? क्रिया यहाँ पे है ना, ये क्रिया है, यहाँ क्रिया है। सह, अगर यहाँ सह है, देखिए इसके लाइन वाला ये यहाँ बैठेगा, यानी यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ की क्रिया होगी, ठीक है। यहाँ का सब्जेक्ट ये क्रिया होगी, ये सब्जेक्ट लगेगा, ये क्रिया लगेगी, ये सब्जेक्ट लगेगा, ये क्रिया लगेगी। देखिए सबके सीधे में लिखा हूं, तो वैसे ही गम धात का रूप चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये वैसे ही हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सेम वही बात यहाँ पे है जो हमने ये लिखा है, जगह नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख दिए होते। यानी यहाँ का जो कर्ता है सह है, तो इस लाइन वाला पहला लगेगा, इस लाइन वाला अगर दूसरा तऊ है, अब दे दिया होता तऊ गच्छति, तऊ गच्छता है, तो यहाँ पे तऊ है तो यहाँ गच्छतः लगेगा, ते है तो गच्छन्ति लगेगा। दूसरे लाइन वाला अगर यहाँ का सब्जेक्ट ये है, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ का, वहां जाके क्रिया वहां की लगेगी, यानी सब्जेक्ट यहाँ का, क्रिया वहां की, सब्जेक्ट यहाँ का, क्रिया वहां की। समझ में आ गया आपको? बात पूछा क्या है? तुम गृहम गच्छसि, अगर तुम यहाँ है, गृहम वाली ये जो है गृहम, ये कर्म है, तो ये कर्म क्रिया, हाँ, कर्ता कर्म और क्रिया। तुम गृहम गच्छसि, ठीक है, ये कर्म गृह है, ठीक है, क्रिया गच्छसि है, और कर्ता क्या है? तुम है, सब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपका जो है गच्छस ये है, और ये कर्ता कर्म और क्रिया। तो आपको तुम यह मिला यहाँ पे, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का, गृहम और गच्छसि। गच्छस कहाँ देखिए है, ये आपको गच्छस मिल रहा है, सीधे सीधे मिल रहा है। तुम गच्छसि, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि कहीं है? नहीं है, यहाँ गच्छत दे रहा है, ये गलत हो गया। अहम के साथ क्या होना चाहिए था? इस अहम के साथ गच्छामि होता, तब तो बात वहां सही बन जाती, पहला विकल्प। दूसरी बात कह रहा है सह गृहम गच्छसि, अगर सह है तो अगर सह यहाँ पे है तो सह के साथ क्या लगना चाहिए? गच्छत लगना चाहिए। और लगा क्या है? सी लगा है, लगना क्या चाहिए? ती लगना चाहिए, यहाँ का उठा के रख दिया है, यानी ये गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया।
तीसरा कह रहा है त्वम गृहम गच्छति। त्वम क्या है? कर्ता है। गच्छत एकदम कर्ता के हिसाब से लगना चाहिए। तो त्वम गच्छत हो, गच्छत कह रहा है त्वम यहां है। आप देखिए मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, त्वम यहां पे है। कहां पे त्वम है? यहां पे दोस्तों, त्वम यहां पे है। तो अगर त्वम यहां पे है, ठीक है, त्वम यहां पे है, हाँ, त्वम अगर यहां पे है साथियों, त्वम, ठीक है, त्वम अगर यहां है तो इस त्वम के स्थान पर क्या होना चाहिए? गच्छसि होना चाहिए। और यहां त्वम के स्थान पे सा ना होकर के ता है, ती है। गच्छसि सा पे छोटी मात्रा होना चाहिए, यहाँ पे ती वाला बैठा हुआ है। यानी इस लाइन वाला जो त्वम है इसके स्थान पे गच्छसि होना चाहिए, तो गच्छसि नहीं है। यहाँ त्वम है उसके स्थान पे गच्छसि है, यहाँ त्वम है इसके स्थान पे गच्छसि। इसकी लाइन वाला पहला, ये लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मोटी मोटा बता रहा हूं। ये बताने का कानून इस तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, ठीक है। तो यहां जो भी विकल्प का चयन कर रहे हैं यहाँ पे, यानी यहां जो कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। त्वम गृहम गच्छसि। हम आपको बताएंगे डी विकल्प का जो भी चयन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं मित्रों। यही बताने का प्रयास किया हूं, अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। अभी तो मैं केवल सवाल हल करके बता रहा हूं ये कैसे कैसे बैठना चाहिए था। सह रहेगा तो गच्छति होगा, तव रहेगा तो ये दूसरा होगा, यहाँ तीसरा है तो यहाँ का तीसरा होगा। ये मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम है तो उसके साथ गच्छस लगेगा, और द्विवचन युवाम है तो यहाँ द्विवचन का गच्छतः लगेगा। अगर मध्यम पुरुष के बहुवचन का यूयम है तो यहाँ के बहुवचन का गच्छतः गच्छत लगेगा। कहने का मतलब ये था, आपको बताने का प्रयास ये मित्रों किया गया है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वनेपि पद का संधि क्या है? पूछेगा बने अपि। बनेप में कौन सी संधि है? आप हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप सब जुड़ करके हमें उत्साहवर्धन करें कि हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही है। बनेप मित्रों कौन सी संधि है? ठीक है, बने अपि कैसे बनेगा? बने धन अपि क्या बनेगा? बने, अगर आपसे कभी कभी संधि पूछता है बनेप में संधि विच्छेद करिए, आपका पूछ लिया बनेप का संधि विच्छेद करिए आप, तो बनेप का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? बने धन, ये क्या है? ये आ ही है, लेकिन अवग्रह हो जाता है जब लिखा जाता है। तो बने धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? बने पी। दोस्तों ये बने तो जैसे बने है वो बना ही रहेगा, जो बने हैं वो बने ही रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। जो बने हैं वो बना ही रहेगा, लेकिन जो उसके बाद वाला वर्ण है, ठीक है, बने तो है ये बना ही रहेगा, लेकिन जो अपि है, अपि ये आ है ना, ये अपि, अपि का जो है ये इस आ का अवग्रह हो जाता है, इसको भी आ ही पढ़ा जाता है। आप डा मत पढ़ लीजिएगा इसको डमरू वाला, ये क्या है? अवग्रह वाला आ है। तो अगर अवग्रह वाले आ को आप पढ़ेंगे, हमारे छात्रों ने उत्तर देना शुरू कर दिया, बड़े अच्छे अच्छे छात्र जुड़े हुए हैं और आप सबका धन्यवाद, हमें आप उत्तर दे रहे हैं। और मित्रों इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये संधि विच्छेद हमने कर दिया। बने अपि का पूछा नहीं है संधि विच्छेद का, लेकिन मान लीजिए कल को आपसे पूछ ही ले कि बने अपि का संधि विच्छेद का होगा, ठीक है। तो बने अपि आपका ये उदाहरण आपके सामने बन गया है। कहता क्या है ये कौन सा रूप है? एंगः पदांतादति एक सूत्र आता है। क्या कौन सा सूत्र आता है दोस्तों? एंगः पदांतादति। क्या है? एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति एक सूत्र है। ये किसका सूत्र है? पूर्व रूप संधि का, पूर्व रूप संधि का है ये। आपको विकल्प में जहां भी पूर्व रूप दिख रहा होगा वही रूप आपका बनेगा। यहाँ पूर्व रूप है कि पर रूप है, ये आपसे पूछ लिया तो जो भी विकल्प, हमें सी विकल्प का चयन कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप संधि आपका बन गया दोस्तों। ये सवाल, इन्हीं एक एक सवालों से आप शिक्षक बनने की राह पे आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शिक्षक बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ 100 सवाल, 20 सवाल, एक एक सवाल आप उन बुलंदियों तक पहुंचेंगे दोस्तों जहां तक आपने उम्मीद की है। बने धन बराबर बने भी बनेगा दोस्तों। ये बन गया आपका उत्तर। और सूत्र क्या है? पूर्व रूप। और सूत्र कहता क्या है? अब सूत्र की भी चर्चा कर लें। सूत्र कहता है कि पदांत में एकार ओकार के बाद आ आवे तो पूर्व रूप हो जाए। पदांत में एकार, वने का ए है, ठीक है, एकार आवे चाहे ओकार आवे, ठीक है। पदांत में एकार आवे, पदांत मतलब क्या है? ये धन के पहले वाला ये पूर्व पद है,
और धन के बाद वाला उत्तर पद है। मतलब ये पहले वाला पद है, ये बाद वाला पद। हम लोग संस्कृत भाषा में पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं। यानी धन के पहले जो प्लस के पहले वाला है उसको क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और जो प्लस के बाद वाला है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर पद कहते हैं। छोटी छोटी बातें आप जानते रहिए। पूर्व पद और उत्तर पद कोई कह के निकल जाए, पता लगा आपको पता नहीं चला पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। जो प्लस का चिन्ह है, इस चिन्ह के पहले पूर्व पद है और चिन्ह के बाद उत्तर पद कहलाता है। यहाँ का कह रहा है ए हो ओ हो पूर्व पद में, यानी प्लस के पहले ए हो या ओ हो, तो बने में ए है कि नहीं है? तो ए हो और वो हो, और खास बात है के बाद आ आवे तो हाँ, इसके बाद आ आवे, यानी बने ए कहिए, बने ने कहिए, ना पे ए है कि नहीं? ए की मात्रा। तो कह तो रहा है सूत्र एंगा माने ए और ओ पदांता दति, यानी ए और ओ हो गर इस पद के अंत में, तो उसके बाद आने वाला आ जो होगा वो पूर्व रूप हो जाएगा। मतलब इस आ को क्या हो जाएगा? इस आ को अवग्रह हो जाएगा, यानी इस तरह बन जाएगा। ये आ क्या बन जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे बनेप में बना हुआ है बनेपी, ए वाला ए हो जाएगा अवग्रह। क्या कहते हैं इसको संस्कृत में? अवग्रह है। उच्चारण इसका नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं करते हैं, भल लिखा भर रहता है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है। कहा उसको दांता जाता है लेकिन उसका उपयोग कोई नहीं होता, बस रहता भर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बने धन एपी, ए और ओ के बाद अगर आ आवे, भाई ए और ओ के बाद आ आया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। यानी इसका पूर्व रूप, जो पूर्व रूप है अवग्रह वाला आ, एक आ ये भी होता है, यही आ बन जाएगा। तो बने धन अप में क्या बन गया? बनेपी बन गया, पूर्व रूप संध बन गया। मित्रों, आपको हमारी कक्षा कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल अगला क्या है? अगला सवाल, नीति मार्ग के न परिलंघयन्ति। नीति मार्ग हाँ के न परिलंघयन्ति, नीति मार्ग को कौन अतिक्रमण नहीं करता, ये पूछा जा रहा है सवाल आपसे। कठिन सवाल था ये, टेट के लिए बहुत कठिन सवाल माना जाएगा। टेट परीक्षा के लिए ये कठिन सवाल है। परीक्षा के लिए ये क्या है? कठिन सवाल है। इस बात को मैं लिख रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। टेट परीक्षा के लिए कठिन सवाल, नीति मार्ग के न परिलंघनीय संस्कृत में दे दिया है, हिंदी अनुवाद भी नहीं किया इसने। अब आप इसकी कठिनाई को समझिए। कह रहा है कि नीति मार्ग के माने कौन, न परिलंघयत नीति मार्ग है। के माने कौन, के माने कौन, न माने नहीं, परिलंघयत माने लांघना। जैसे हम लोग लांघ नहीं जाते हैं किसी चीज को, पानी चल रहा, हम लोग छोटी छोटी जो पानी जो चलता है, जो छोटी छोटी नालियां होती, हम लोग लांघ नहीं जाते, परिलंघयत लांघ जाना। तो वैसे ही कह रहा है परिलंघयति, ना परिलंघयत नीति मार्ग। जो नीति के मार्ग होते हैं जिसमें हमें चलना होता है, उसको कौन नहीं लांघता है, कौन उसका अतिक्रमण नहीं करता है, ये बताया जा रहा है। पूछ रहा है कुलीन लोग नहीं करते हैं कि लोग नहीं, जो इस लौकिक जीवन के लोग हैं ये लोग नहीं करते हैं, सामान्य लोग नहीं करते हैं, सेवक वर्ग नहीं करते हैं, बालक नहीं करते हैं। चारों विकल्पों में से विकल्प का चयन कर लीजिए आप। नीति मार्ग, भाई बालक क्या जाने नीति के बारे में, बहुत ज्यादा पॉलिसी, जो नीति का मतलब ही होता है पॉलिसी। नीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिसी। कोई पॉलिसी नियम कानून के रास्ते को कौन नहीं छोड़, भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो नियम कानून के रास्ते का अतिक्रमण नहीं करता है, यानी जो नियम कानून से के खिलाफ नहीं जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है? कुलीन लोग हैं, कुलीना है कि जना है कि सामान्य लोग, सेवक लोग, बालक लोग। यहाँ पे समान सा उत्तर है। एकदम समझ की बात है। अगर आपने इस सवाल को समझ लिया तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये सवाल अच्छा होगा। मित्रों, आप हमें लाइक करिए और कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और आगे तक बढ़ाइए। ये सवाल सबके लिए, सब जो भी छात्र
डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, जो भी छात्र पात्रता रखते हैं, सब तक हमारी बात पहुंच जाए, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक, आपके मित्रों तक ये बात पहुंचे, ये हमारी आकांक्षा है दोस्तों। आपके लिए हम सारे कमेंट का जो कंटेंट है सरल सरल लेकर के आएंगे। सामान्य सी बात है, कोई बहुत कानून की बात हो, कोई बड़ी वैसी बात हो जो कि परंपरा से चली आ रही हो, नीति का कोई मार्ग हो, नीति विषयक कोई जो हमारी बात हो, कोई अच्छी पॉलिसी हो, उसको कौन नहीं, उसके खिलाफ कौन नहीं जाता है, नीतियों के खिलाफ। बालक बालक क्या जाने नीति क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सेवक वर्ग, वैसे भी सेवक वर्ग जो होता है सामान्यतः बड़े सामान्य लोग होते हैं, उतनी समझ उनके पास नहीं होती है, उनसे भी कौन सी अपेक्षा की जाती है, भी बात गलत हो गई। ठीक है, अच्छा भाई, जनाह, जनाह मतलब जनाह बहुत जन है इस देश में, इतने लोग केवल वोटर हैं, जानकारी बहुत कम रखते हैं। भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अध्यापक बनने की, पात्रता बनने की, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आप देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग हो, क्या जाने नीति को क्या होती है, नीति क्या होती है, कि सरकार की नीति क्या है, गवर्नमेंट की नीति क्या है, और लोगों की नीति क्या है, मतलब समाज की नीति क्या है। नीतियों के बारे में बहुत चर्चा नहीं करते। इसमें हमें उत्तर जो मिलना चाहिए, अगर वो पहला विकल्प का आप चयन कर रहे हैं, कुलीनाह, अगर इसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उचित है, एकदम सही जवाब आपने दे दिया हमें। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। कुलीन लोग, आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं, अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित तौर पे आप हमें लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। ऐसा मुझे लगता है कि करना आपको चाहिए, करना है। और अच्छा ना लगे तो ये भी करिएगा, आप डिसलाइक मार के निकल जाइएगा, ताकि हमें ये लगे कि हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। आइए सवाल देखते हैं अगला भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, तत्रयु में संधि कौन है। इसके पहले आपने बनेप में देखा, बने धन अपि, बनेप एंगह पदांतादत सूत्र आया, उसने कहा कि ए ओ के बाद अगर आ हो तो आ वैसे नहीं रहेगा, उसका पूर्व रूप आ जाएगा, यानी जो उसका पहले का रूप था, पहले का जो उसकी कायाकल्प, जो उसका मुखाकृति था, वो उठा के रख दिया जाएगा। हमारे भाषा में लिखा तो जाता है आ, उसका पूर्व रूप बताया था बनेप में आ होता है, इसका पूर्व रूप उसने क्या कर दिया, ये कर दिया। इसका उच्चारण नहीं होता है, क्या नहीं होता है, उच्चारण नहीं होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, लिखा भर जाता है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, हम इसका नहीं करते हैं, इसको बोलते भर नहीं है, लिखा भर जाता है, बोला भर नहीं जाता है। तो ये हो गया आपका बनेप में, हमने अभी आपको बताया था। अब आपके सामने एक सूत्र नया आ गया, उसने कहा तत्रैव, अत्रैव, ढेर सारे उदाहरण आपको मिलते हैं, तत्रैव मिलता है, अत्रैव मिलता है। ठीक है, कहां है भाई, आ और आ के बाद ए और ओ, ए और ए आवे तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है, ये सूत्र कहता है। और ये सूत्र क्या कहता है भाई, वृद्धि रेचि ही कि दीर्घ संधि आकाश वर्ण दीर्घ अदेंगुड़ा पूर्व रूप है एंग पदांतादति। कठिन आपको कठिन लगा होगा, लेकिन आपको सरल तरीके से बताते हैं। कह रहा है कि जो सूत्र है तत्रैव में संधि कौन सी है, जो तत्रैव है, ये चारों जो संधियां दी हैं, इनमें किसका उदाहरण है। ये जैसे अत्रैव होता है, वैसे उसी से मिलता जुलता तत्रैव होता है। ठीक है, अत्र धन एव अत्रैव, तत्र धन एव तत्रैव, अत्र धन एव अत्रैक है, अत्रैव अत्रैक है। ठीक है, तत्र धन एव क्या बनेगा इसमें मित्रों, अब आपसे पूछा संधि है, लेकिन आपको संधि विच्छेद बता रहे हैं। तत्र धन एव, ये आपका बनता है, क्या बन गया, इसका संधि विच्छेद बन गया। तत्रैव का क्या बन गया, संधि विच्छेद। तत्रैव, तत्रैव का संधि विच्छेद कभी कभी दे देगा तत्र धन एव, फिर दे देगा तत् धन एव, तत् धन इव, दे देगा तत्र धन एव। ठीक है, और तह धन, हाँ तह धन दे देगा तह धन एव। अब चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करिए आप, ए बी सी डी दे देगा। एक सवाल और आपके सामने हम बना दिए, अब आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। देखिए ये सवाल बनेगा आपके सामने, निश्चित तौर पे आप जान लीजिएगा, कठिन सवाल बनाना चाहेगा तो इस तरह बना देगा, तत्र धन एव तथा धन, और इस तरह से विकल्प आपको दे करके आपको डराने का प्रयास वो करेगा। तो आइए सवाल देख लेते हैं भाई। इस तरह के दोस्तों सवालों का सामना आपको करना होगा। अगर एक कठिन सवाल बनेगा तो इससे कठिन आपके लिए सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, आपकी तत्रैव दिया है, अगली बार आपसे अत्रैव पूछ लेगा, अत्रैक पूछ लेगा, अत्रैक,
अत्रैव या अत्रैक, अत्रैक, तो यहां अत्रैक क्या हो जाएगा, अत्रधन, ठीक है, अत्रधन, अत्रधन एकः, अत्रधन एकः, अत्रैक हमारे लिए बनता है, इसमें आई का मात्रा है, तो अत्रधन एकः बनेगा, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, अत्रधन एकः, यही आप याद रखिएगा, अत्रधन एकः बनेगा। अत्रैव तो आप जान ही गए थे, हम आपको एक नया उदाहरण दे दिए कि आने वाले समय में कहीं अत्रैकः न आ जाए। अभी तो आप तत्रैव पढ़ के गए, आपको हम हल करा दिया, आपने सही कर लिया, आप बहुत खुश हुए, सर ने कराया, हम कर लिए, बड़ा मजा आ गया। अगली बार पता लग जब आप जून में बैठने जा रहे हो, पूछ लिया अत्रैक, अत्रैक में कौन सी संधि है, यहाँ तत्रैव ना पूछ के अत्रैव अत्रैक पूछ लिया तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि इन सवालों से आपको बिल्कुल डरना नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, जो परीक्षा में आया है तत्रैव वो तो बता ही दिया, अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं तत्रैव से तो डरिएगा नहीं, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी से मिलता जुलता मौसेरा भाई, तत्रैव कब आ जाएगा, अत्रैक, अत्रैक में पूछ लेगा कौन सी संधि है, तो जैसे तत्रैव वैसे अत्रैक, जैसे तत्रधन एव वैसे अत्रधन एक, भाई वहां वह है और यहाँ का है, तो यहाँ एव में व रहेगा, यहाँ एव एक में का रहेगा, बस सामान्य सी बात है। अगर हमारी कक्षा आपको अच्छी लग रही है तो आप निश्चित तौर पे इसको कहीं शेयर करिए, अपने दोस्तों में करिए, अपने नाते रिश्तेदारी में करिए, जो भी टेट देने वाले छात्र है छात्राएं हैं, सबके लिए हमारा ये, आपके लिए, सारे लोगों के लिए उपयोगी हो, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा प्रयास है। आइए मित्रों, हाँ सवाल का जवाब हमने आपको दिया नहीं, ए भाई तत्रधन एव, यहाँ ए है तो यहाँ पे अय कैसे हो गया, यही तो वृद्धि है, नहीं लोग कहते हैं वृद्धि और विकास कर गया। आप 50 किलो थे, पता लगा आपका वजन बढ़ गया 60-65 किलो, तो आपने क्या कहा, भाई आजकल वृद्धि विकास खूब हो रहा है, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, वृद्धि यही हो गई। पहले था तत्रधन एव, भाई तत्रधन एव था, वहां तत्रधन एव, अब हम एव को अयव कर दे रहे हैं, आ यहाँ पे तत्र, यहाँ पे आ है, यहाँ ए है, और कहा है कि आ के बाद अगर ए आता है, आ के बाद ए आता है, तो दोनों को क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, यानी वृद्धि हो जाएगा, यानी वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि का मतलब ये हो गया, और ए जब मिलेंगे यहाँ प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा दोस्तों, ए पे अय की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, तत्रैव, ठीक है, ये बात हो गई भाई। ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमें जरूर कमेंट करिए और इसको आगे बढ़ाइए दोस्तों। आइए देखते हैं, हाँ तो इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि रेची ही, यानी वृद्धि संधि हो गया। अरे भाई एव को अयव हो गया, ठीक है, तत्रधन एव था ना, यहाँ पे तत्रधन एव था, अब एव को अयव हो गया, तो यहाँ क्या वृद्धि विकास है तो हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। आइए अगला सवाल, संस्कृत में अयोगवाह वर्षों नहीं बल्कि वर्णों की संख्या क्या होती है, क्या होती है वर्णों की संख्या, अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछा है, अयोगवाह वर्णों की संख्या, ठीक है दोस्तों, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी, अयोगवाह क्या होता है, पूछ लिया आपसे पूछ सवाल आपसे बता दिया कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, सबकी चर्चा करने के बाद एक अयोगवाह आता है। अब अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण आते हैं भाई, कि वर्णमाला में जो पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त वर्ण होता है उसको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। वर्णों के अतिरिक्त जो वर्णमाला में पठित जो वर्ण है उसके अतिरिक्त वर्णमाला के वर्णों के अतिरिक्त जो वर्ण होते हैं, वर्णमाला जो आपकी होती है, वर्णमाला जो आप स्पर्श व्यंजन कहते हैं, कचरता प यानी काका गा घा चसा चचा या ट ट डा तथा दना प प प मा, ठीक है। अयोगवाहों की जो कहा गया है कि ये अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, वर्णमाला के अतिरिक्त अयोगवाह कौन से हैं भाई, ये भी जाना जरूरी है। अयोगवाह होता है, क्या क्या होता है, आपने देखा होगा राम के अंदर, राम जिसको आप लिखते हैं ना, ये लिखते हैं रामः, कृष्णः,
ठीक है, तो ये जो आह है ना, ये वाला आह, ये क्या है? अयोगवाह वर्ण है। आप लिखते हैं यहां जहां, यहां नहीं लिखते हैं आप, चंद्र बिंदी लेते हैं, अनुस्वार लिखते हैं, बिंदी लिखते हैं। ये क्या है? ये जो चिन्ह क्या है? ये अयोगवाह है। क्या है मित्रों? अयोगवाह है। जानिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शायद आपको जानकारी न रही हो, ऐसा मुझे लगता है। जानकारी होगी ऐसा मुझे लगता है कि छात्रों को, मुझे जानकारी कुछ छात्रों को जरूर होगी। अयोगवाह क्या होते? अयोगवाह क्या होता है दोस्तों? पहला मैं बताया हूं, पहला अयोगवाह मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सचेत होकर इस बात को सुनिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे देखिएगा क्या है अयोगवाह। क्या क्या है? यह है अनुस्वार विसर्ग। क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार है, यानी जैसे ये, ठीक। विसर्ग है, जैसे ये नहीं, राम लिखते आप नहीं, ये विसर्ग हो गया। और जिह्वा मूली उपधमानीय, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, उपधमानीय, ये हो गया एक, ये हो गया दो, वो हो गया तीन, ये हो गया चार। यानी यहां पे जो भी चार बी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अयोगवाह की संख्या बताने वाले हो जाएंगे। अयोगवाह कितने दोस्तों हैं? अयोगवाह चार हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय। जिह्वा मूलीय मित्रों ये है, ठीक है, जिह्वा मूलीय ये है, और उपधमानीय भी ये है, ठीक है मित्रों। जिह्वा मूलीय और उपधमानीय मित्रों, इस तरह से आपको मिलने का, जो भी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, अनुरूपम में कौन सा समास है? ठीक है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम मित्रों, अनुरूपम में कौन सा समास है? तो समास हमारा जो बन गया इसमें रूपस्य योग्यम अनुरूपम, जो चार अर्थों में है अनुरूपम, ठीक है। तो यहाँ पे अव्ययम विभक्त समीप समृद्धि, अनुरूपम में थी, रूप शब्द एक अलग है, उसमें अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है, अव्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें मित्रों क्या हो गया? अनुरूपम। तो यहाँ पे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल, स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसट योगाच्च, नमस्कार करने में स्वधा अलंग वसट, इसमें कौन सा विभक्ति होती है? गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, ठीक है मित्रों, गुरु को मेरा नमस्कार हो। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, अग्नय स्वाहा, तो इसमें नमः योगे चतुर्थी होता है। क्या होता है? नमः योगे चतुर्थी। ये आपसे पूछा जाता है, नमः योगे चतुर्थी, नमस्कार करने में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है मित्रों। तो इस तरह हमारी बात हो गई है। आगे आइए, 26वां सवाल देखिए। 26वां सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? 26वां सवाल कह रहा है कादंबरी किसकी रचना है? कादम्भास की रचना स्वप्न वासव दत्तम है। स्वप्न वासव दत्तम क्या है? स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम है। भवभूत की रचना उत्तर रामचरितम है, ठीक है, उत्तर रामचरितम है। ये सब लिख लीजिएगा मित्रों, सवाल बन सकता है, उत्तर रामचरितम है। और बाणभट्ट की कादंबरी है, ठीक है। और श्री हर्ष की नैषधीय चरितम है। क्या है दोस्तों? नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। ये सब सवाल आपके सामने आ चुके हैं। वासव दत्तम, उत्तरांचरितम, कादंबरी और ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है मित्रों? इसमें कौन सा नाटक है? रघुवंशम है, मालविका रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम मित्रों। ये विकल्प 27 इसका ये हो गया, विकल्प 27 का पहला। और ये सब उत्तर का मैं हल दे रहा हूं। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? सत झन जना है। चारों विकल्पों में से विकल्प का चयन करिए। सत धन जन, सात धन उत्तम, पितर धन स्त्रियाम। तो मित्रों सत धन जन या सत धन जन होता है, दा को जा हो जाता है, सत धन जन है, ठीक है मित्रों, दा को जा हो जाएगा। तो यहाँ पे बाद में बनता है ये जा जा मिलकर के क्या बन जाते हैं दोस्तों? सज्जना है बन जाता है। क्या? सज्जना है। एक सूत्र होता है स्तोह इश्चुनाश्चुः, स्तोह इश्चुनाश्चुः, ठीक है, स्तोह इश्चुना और श्चुः, ये कौन सा संधि है? इश्चुत्व संधि मित्रों है। कौन सी संधि है? इश्चुत्व। तो इसमें सज्जन बन गया दोस्तों। 29वां सवाल देखिए, उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था त्वम युवाम युवम त्वम युवाम युष्मान, इस तरह के सवालों के जवाब मिला था मित्रों। तो उत्तम पुरुष का अहम अवाम वयम, ये विकल्प सही हो गया मित्रों। अहम अवाम वयम जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और 30वां सवाल हमारा कह दिया, ध्री धातु में इक्तिन लगता है, इक्तिन का केवल ती बचता है और ध्री है, तो ध्री धन ती बला दोनों मिलके बनेगा, धृति ही बनेगा दोस्तों। हमारा विकल्प
ए सही हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी हम सवालों को करते हुए हमारा समय समाप्त होता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। हमारी कक्षा कैसी लगी आप निश्चित तौर पे इससे आप आगे बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम अगली कक्षा में मिलते हैं और अच्छे सवालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।